इस वीडियो में हम टिश्यू ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी देखेंगे। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। यानी कि जिसकी उत्पत्ति समान है, संरचना भी समान है और उसकी काम करने वाली कोशिकाएं भी क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती है। विभाज्योतिकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे व वर्धी क्षेत्रों को विभाज्योतक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। जीवद्रव्य सघन बड़े, केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। ठीक है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। अब देखिए शीर्षस्थ विभाज्योतक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इसमें क्या होता है? ये ऊतक जड़ अथवा तनों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है शीर्षस्थ विभाज्योतक, यानी कि उसके शीर्ष में डिवीजन। तो क्या होगा यहाँ पर? इसके शीर्ष में पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि, विशेष करके लंबाई, इन्हीं के कारण होती है। ठीक है, पौधे जो बढ़ते हैं वो इसी के कारण बढ़ते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पर यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने के बीच बीच में इस तरीके से नोट पाए जाते हैं, तो यही क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्योतक कहलाता है। नेक्स्ट है स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती तथा विभिन्न कार्यों के करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। इनकी कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है। ठीक है। अब देखिए सिंपल टिश्यू। सरल ऊतक में कौन आते हैं? यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? सरल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक क्या कहा जाता है? यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? जटिल ऊतक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम देखते हैं, इसे प्रायः कास्ट भी कहते हैं। यह संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो जल व खनिज लवणों का संवहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ये दोनों करता है। पौधे की आयु का गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम ऊतक की तो पौधे के निर्धारण की यह जो विधि होती है, पौधे की जो आयु होती है उसके निर्धारण की यह विधि डेंड्रोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है फ्लोएम। यह भी एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जटिल ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक जो होते हैं इनको निम्न तरीके से यहाँ पर
बांटा गया है किन किन श्रेणियों में। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो जंतु होते हैं, ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है और यह शरीर के अनेक महत्वपूर्ण अंगों में पाए जाते हैं, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, विक के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायता करते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। मसल टिश्यू, इन्हें संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। अब देखें, तो यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे कि आहार नाल हो गए, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि। आरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करते हैं जो स्वयं गति करते हैं। ठीक, जिन पे हमारा बस नहीं होता है वहाँ पर ये होता है। अब रेखित की बात करें तो रेखित में देखिए, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करते हैं। जैसे हम अपने हाथ पैर को अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर इधर उधर हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेखित हो जाएगा। और अरेखित कहाँ पर होता है, जिसमें हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जैसे मलाशय हो गया, हमारा नियंत्रण नहीं होता है, मूत्राशय हो गया, आहार नाल, रक्त वाहिनी, इसमें हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, तो यहाँ पर अरेखित पेशी पाई जाती है। कार्डियक की बात करें, हृदय पेशी की बात करें, तो ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों पर पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से ये रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। अब है नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों की तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। ये दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। ये ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को अस्तारित करती हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा हो जाता है। तो पानी जो ऊपर जाता है किसके द्वारा जाता है, तो वह जाता है आपके जाइलम ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो पौधे में जाइलम जो होती है वो क्या काम करता है, बेसिकली यही पूछा जा रहा है। तो फ्लोएम जो होता है वो खाने को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड, इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आहार वहन के लिए। फ्लोएम का मैंने बताया था, फूड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है।
फ्लोएम से याद रखिएगा, फूड, दोनों एफ एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे व जड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ जो होते हैं उनको, उनके द्वारा जो खाना तैयार की जाती है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कही जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जो हमारी मांसपेशियां होती है उसको हड्डी से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ये करता है टेंडन। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वो कौन करेगा? लिगामेंट। नेक्स्ट है ब्लड, रक्त के बारे में। रक्त क्या है? तो देखिए जो ब्लड होता है वो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तो क्या हो जाएगा? यह एक संयोजी ऊतक है। मानव रक्त की पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त के पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो जो ब्लड ग्रुप है हमारी, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? इसकी खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पौधे के कुछ भाग जैसे पत्ते, तने मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी तन्यता का कारण इसकी बहुतायात को माना जाता है, यानी कि तन्य होता है, उसको मोड़ दें तो वो टूटेगा नहीं। तो वो किसके कारण आता है? तो वह आता है मृदु तक। नेक्स्ट है ए और बी कथन और कारण दी हुई है। ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण इसका दिया हुआ है कि रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो देखिए ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, तो ये तो सही है कि ये एक्सेप्टर होते हैं। रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रुधिर के साथ समूहन नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इनमें एंटीजन नहीं होता है, इनमें कौन कौन से एंटीजन पाया जाते हैं? इसमें एंटीजन ए और बी पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ए तो सही है, लेकिन जो कारण है आर वो गलत है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट व टेंडन है। तो देखिए टेंडन क्या करता है? जो हमारी शरीर की मांसपेशियां होती है उसको हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। ठीक। और लिगामेंट क्या करता है? हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है उसको हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये संयोजी तंतुमय ऊतक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? संयोजी तंतुमय ऊतक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये हो जाएगा आपका वसामय ऊतक। ये हमारे शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, ऊतक का। हिस्टोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा पादप ऊतक का प्रकार नहीं है? तो वह है उपकला ऊतक। देखिए, सरल स्थायी ऊतक, जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्या है? पादप ऊतकों का प्रकार है, लेकिन ये जंतु ऊतक का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट है, पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? पादपों की जड़ तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो यहाँ देखिए, शीर्षस्थ विभाजक ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो वहाँ आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है। तो जंतु ऊतक का कौन सा एक प्रकार है? तो देखिए, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, सभी किसमें पाए जाते हैं? जंतु ऊतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ऊतक जिनमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, वह क्या है? तो वह क्या कहलाता है? लैक्टिफेरस। ऐसे ऊतक जिनमें दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ रहता है, लैक्टिफेरस कहलाता है। उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? तो उपकला ऊतक जो होता है जंतुओं में कौन से कार्य करते हैं? जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, रक्षात्मक आवरण का निर्माण। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वह है मेयर। मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर से होता है, वह कौन सा है? मतलब मीसोडर्म से किसका विकास होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा संयोजी ऊतक। वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर से होता है, वह कहलाता है संयोजी ऊतक। वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा?
वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 3% भाग का निर्माण होता है तथा जो कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, ये संयोजी ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट है, रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक होते हैं? रुधिर और लसिका ये किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ये होता है आपके तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की डेथ होती है प्लीहा में, स्प्लीन में, तो इसी को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट है, ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस व हार्मोन के स्राव हेतु विशिष्ट स्तंभाकार प्रसंरचनाएं ग्रहण करते हैं, वह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो हमारी घाव हो जाती है उनको हिल करने में, भरने में सहायक होती है? तो होती है एपिथेलियम ऊतक।